मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी ये आसमां। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड शुरू हो चुका है और आपकी दोस्त बबीता आज आपसे फिर से मिलने के लिए आ चुकी है। तो खुश तो बहुत होंगे आप, हाँ? वैसे चलिए, आज मैं जिस खोज के बारे में अब आपको बताने वाली हूँ ना, उस खोज के जरिए कई लोगों की जान बची है। घरों में पेट्स को रखना आज एक आम बात हो चुकी है। दोस्तों, हम में से बहुत से लोगों के घरों पर कुत्ते या खरगोश होंगे भी, लेकिन क्या आपको पता है आखिर हम इन्हें वैक्सीन क्यों देते हैं? हाँ, ताकि इनके द्वारा किसी भी तरह का इन्फेक्शन हम तक न पहुंच पाए। अक्सर ऐसा देखा गया है कि कुत्तों, बिल्ली, खरगोश आदि के काटने से रेबीज इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैलता है और यदि इसका समय पर उपचार न किया जाए तो कई बार व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। घरों में जो पालतू जानवर होते हैं उन्हें तो वैक्सीन देकर सुरक्षित किया जा सकता है, लेकिन नॉन ह्यूमन पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा यूं ही सड़कों पर नजर आता है। तो दोस्तों, आज मैं यानी बबीता जैन आपको बता रही हूँ रेबीज वैक्सीन से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में, जो आपकी जानकारी को इम्प्रूव करने में भी मदद करेंगी। आज से कुछ समय पहले की बात करें तो उस समय रेबीज के लिए न ही कोई वैक्सीन थी और न ही कोई इलाज, पर कहते हैं कि साइंस वहीं से जन्म लेना शुरू करती है जहां से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, और साइंटिस्ट वही होता है जो इन प्रॉब्लम्स का साइंटिफिक सॉल्यूशन ढूंढ सके। लुईस पाश्चर भी एक ऐसे ही साइंटिस्ट थे जिन्होंने रेबीज वैक्सीन को इजाद करके हजारों लोगों को मौत के मुंह में जाने से रोक लिया। लुईस ने अपने साथी एमाइल रॉक्स के साथ मिलकर इस वैक्सीन का सबसे पहला प्रयोग 6 जुलाई 1885 को किया था। इन्होंने इस वैक्सीन का प्रयोग जोसेफ माइस्टर नाम के 9 साल के लड़के पर किया था। जोसेफ को एक पागल कुत्ते ने काटा था और लुईस की वैक्सीन की मदद से इनकी जान बच पाई। लुईस ने इस वैक्सीन को इन्फेक्टेड खरगोश के नर्व टिश्यू से तैयार किया था। इन्होंने वायरस वाले इस टिश्यू को 5 से 10 दिन तक ड्राई किया और जब ये वायरस पूरी तरह कमजोर हो गया तब इसका इस्तेमाल वैक्सीन के तौर पर किया गया। तब से लेकर आज तक रेबीज वैक्सीन को इफेक्टिव और स्ट्रॉन्ग बनाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। आज के समय में भी बहुत से देश नर्व टिश्यू से बनने वाली वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये सेल कल्चर से तैयार होने वाली वैक्सीन से बहुत सस्ती होती है। लेकिन कई बार इस नर्व या न्यूरल टिश्यू से बनने वाली वैक्सीन से न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस होने का खतरा रहता है। आज वैक्सीन तैयार करने के लिए ओरिजिनल कोड, अडल्ट और न्यूबॉर्न जीवों के ब्रेन और उनके अंडों का इस्तेमाल टिश्यू कल्चर टेक्निक की मदद से किया जाता है, जिसकी वजह से आज रेबीज के लिए सेफ और इफेक्टिव वैक्सीन मौजूद है। दोस्तों, लुईस पाश्चर को सिर्फ रेबीज वैक्सीनेशन के लिए ही नहीं बल्कि पाश्चराइजेशन की खोज के लिए भी जाना जाता है। पाश्चराइजेशन का प्रयोग बेवरेजेस यानी पेय पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। इस मेथड के लिए लुईस ने पहले ये खोजा कि अल्कोहल को खट्टा करने के लिए माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया जाता है, और फिर इसी बेस पर लुईस ने बेवरेजेस के बैक्टीरिया को हाई टेम्परेचर पर खत्म किया और फिर उसे ठंडा होने दिया। उनके इसी प्रोसेस का इस्तेमाल आजकल दूध, जूस आदि को सेफ रखने के लिए भी किया जा रहा है। फ्रेंड्स, दलाई लामा को तो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं और शायद आपको यही लगता होगा कि ये उनका नाम है, जबकि हकीकत कुछ और है। दलाई लामा तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रमुख संत होते हैं, जो बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करने के साथ साथ वहाँ की राजनीति में भी एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। प्रेजेंट टाइम में लामो दौन दप
या तोंदप तिब्बत के 14वें दलाई लामा हैं। We want happiness. We do not want suffering. Everybody, any sentient being. Now we are actually creating more unnecessary sufferings. I think very important to make clear to public. We are not talking about religion. If we have more compassion, God will please. We are not talking that. As a Buddhist, if we practice compassion, Buddha will support us. I am not talking that. If we are a more compassionate person, I get more benefit. I will be more happier person. That's the point. Here, I think one check, one is because of $1 million. But here, no peace. That $1 million will not bring inner peace, happiness. More frustration. This money bring more frustration, more suspicion, more anxiety, or sometimes more jealous then. So inner peace is the ultimate source of happiness, joyfulness. जो कुछ राजनीतिक कारणों के चलते धर्मशाला में ही रहते हैं। दोस्तों, 14वें दलाई लामा का जन्म आज ही के दिन 1935 में नॉर्थ ईस्ट तिब्बत के छोटे से कस्बे में हुआ था। जब ये 2 साल के थे, तभी इनकी आदतों को देखकर सबने इन्हें 13वें दलाई लामा का पुनर्जन्म मान लिया और फिर 6 साल की उम्र में मठ में इनकी शिक्षा दीक्षा आरंभ हो गई। मठ की एजुकेशन हमारी एजुकेशन से अलग होती है। यहाँ 5 मेजर और 5 माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं। मेजर सब्जेक्ट्स में लॉजिक, तिब्बतन आर्ट एंड कल्चर, मेडिसिन, संस्कृत और बुद्धिज्म फिलॉसफी होते हैं, जबकि माइनर में पोएट्री, म्यूजिक, ड्रामा, एस्ट्रोलॉजी और ग्रामर होती है। 14वें दलाई लामा की पढ़ाई के बाद 23 साल की उम्र में उनकी पवित्रता को परखने के लिए फाइनल एग्जाम हुआ। हमेशा की तरह इसे भी इन्होंने पास कर लिया और फिर दलाई लामा को बुद्धिज्म फिलॉसफी में डॉक्टरेट डिग्री से सम्मानित किया गया। दोस्तों, मठ में इनकी पढ़ाई अभी चल ही रही थी, तभी 1949 में तिब्बत पर चीन के आक्रमण के बाद 1950 में इन्हें राजनीतिक सत्ता संभालने के लिए कहा गया, जिसके तहत 1954 में वो शांति वार्ता के मकसद से बीजिंग भी गए, पर हल कुछ भी नहीं निकला और 1959 में चीनी सेना ने तिब्बत पर हमला कर दिया, जिस वजह से इन्हें भारत में शरण लेनी पड़ी। तब से ये और इनके बहुत से साथी धर्मशाला में ही रह रहे हैं। धर्मशाला निर्वासित तिब्बतियों के राजनीतिक प्रशासन का केंद्र है। यहाँ आने के बाद इन्होंने तिब्बत के लोगों की रक्षा के लिए कई तरह के कार्य करने शुरू किए। बहुत से देशों की यात्राएं की और वहाँ के राजनेताओं से मुलाकातें भी की। 14वें दलाई लामा की लीडरशिप में ही यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने चीन के लिए 3 रेजोल्यूशंस तैयार किए। इसके तहत चीन को तिब्बत में ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए जोर दिया गया। 14वें दलाई लामा ने 80,000 तिब्बती शरणार्थियों के साथ मिलकर भारत में तिब्बतन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की स्थापना की। इसके अलावा दलाई लामा ने इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज की नींव भी रखी। ये इंडिया में तिब्बतियों के लिए प्राइमरी यूनिवर्सिटी है। 1970 में दलाई लामा ने धर्मशाला में लाइब्रेरी ऑफ तिब्बतन वर्क्स एंड आर्काइव्स की स्थापना की, जो कि विश्व में तिब्बतोलॉजी के प्रमुख संस्थानों में से एक है। अपने जीवन के सफर में कभी भी हार न मानने वाले दलाई लामा ने पूरे विश्व में शांति कायम रखने का संदेश दिया है। पर अपनी जगह अपनी ही होती है और दलाई लामा के मन में भी अपने शहर जाने की भावना ने जन्म लेना शुरू कर दिया। लेकिन ये तभी संभव हो सकता था जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को उनके तिब्बत आने से कोई दिक्कत ना हो। चीन ने उनके सामने शर्त रखी कि अगर वो चीन के नागरिक के तौर पर आना चाहें तो आ सकते हैं। दलाई लामा ने अपने लोगों से मिलने के लिए उस समय चीन की ये शर्त मान ली और फिर उन्होंने अपना 70वां जन्मदिन अपने असली घर के बाहर मनाया। इस मौके पर करीब 10,000 तिब्बती और बहुत से टूरिस्ट और राजनेता भी वहां पर मौजूद थे।
दलाई लामा ने 2007 से विश्व भर की अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जाकर अपने लेक्चर दिए और युवाओं से शांति के पथ पर आगे बढ़ने की अपील की। Affection or compassionate attitude, warm-heartedness is very, very important for one's own well-being, one's own happiness. So don't consider practice of compassion is something religious matter, or practice of compassion is something good for other, not necessarily to oneself. That's a totally mistake. Then your life becomes meaningful because you yourself happy, calm, peaceful, your friend or including animals also you see get peace. At the last day of our life, you feel happy. So, purpose of life is naturally happy life, meaningful life. So, in order to make meaningful life, ultimately, warm-heartedness is the key factor. दलाई लामा को अपने धार्मिक और राजनीतिक करियर के दौरान बहुत से अवार्ड्स भी दिए गए हैं, जिनमें 1959 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड और 1989 में मिला शांति का नोबेल पुरस्कार भी शामिल है। विश्व में शांति का पैगाम फैलाने वाले बौद्ध धर्म के इस रखवाले को आज हमारी पूरी बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड की टीम बधाई देती है। दोस्तों, किसी पावरफुल आदमी को देखकर आप क्या इमेजिन करते हो कि वो शुरू से ही अपने करियर को लेकर काफी सिंसियर रहा होगा वगैरह वगैरह, पर ऐसा हर किसी के केस में नहीं होता है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि अमेरिका के प्रेसिडेंट कभी लड़कियों की स्कर्ट पहनकर सिर पर विग लगाकर स्टेज पर नजर आए हैं तो आपको मुझ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा। शायद कोई भी इस पर यकीन नहीं करेगा, क्योंकि अमूमन ऐसा कोई भी नहीं करता है। लेकिन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने ऐसा किया है और कैमरे के सामने किया है। अब इस बात से आप इनके बचपन और कॉलेज लाइफ में की गई मस्ती का अंदाजा लगा सकते हैं। एक संपन्न परिवार में इनका जन्म हुआ था और उनके पिता तेल का व्यापार करते थे। जॉर्ज बुश 6 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। स्कूल टाइम से ही इन्हें एक चीज में महारत हासिल थी, वो है पीपल स्किल्स। उनकी हरकतों को देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि ये शैतान लड़का कभी अमेरिका की बागडोर भी संभालेगा। एक फेयर स्टूडेंट होने के साथ साथ कई बार स्कूल के लिए ये मुसीबत भी बन जाते थे। एक बार म्यूजिक क्लास के दौरान अपने चेहरे पर इन्होंने मूंछें बना ली और सबको परेशान करने लगे, जिसकी वजह से इन्हें पनिश भी किया गया। 7th स्टैंडर्ड में वो क्लास प्रेसिडेंट बनने के लिए खड़े हुए और जीत गए। पढ़ाई और लीडरशिप के साथ साथ जॉर्ज बुश स्पोर्ट्स में भी इन्वॉल्व रहते थे। जॉर्ज को एक बार ऐसे राइटिंग में 0 मार्क्स मिले, जो सभी के लिए काफी शॉकिंग था। लेकिन अपनी इस परफॉर्मेंस के बाद जॉर्ज बुश ने टॉप स्टूडेंट बनने की अपनी कोशिश तेज कर दी और हाई स्कूल में इनके मार्क्स उम्मीद से भी ज्यादा आए। और दोस्तों, स्कूल खत्म करने के बाद इन्हें आसानी से येल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। उनके दादाजी ने भी अपनी पढ़ाई यहीं से की थी। अपने करियर को लेकर शुरू में जॉर्ज बुश काफी कंफ्यूज्ड रहते थे, इसीलिए कभी एग्री बिजनेस कंपनी में नौकरी की तो कभी अपने फादर के तेल के व्यापार को संभालने की कोशिश। लेकिन 1977 से बुश ने पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना शुरू किया। 1988 में वो अपने पिता के लिए प्रेसिडेंशियल कैंपेन में एक्टिवली इन्वॉल्व रहे और प्रमोशंस के तौर पर जगह जगह ट्रैवलिंग भी की। फाइनली उनके फादर प्रेसिडेंट बने और फिर जॉर्ज बुश टेक्सास वापस आ गए। यहाँ पर वापस आकर जॉर्ज बुश ने 70 इन्वेस्टर्स को एक साथ मिलाकर स्ट्रगलिंग बेसबॉल टीम टेक्सास रेंजर्स को खरीद लिया। बहुत जल्द ही इस टीम की सक्सेस का सफर शुरू हुआ और बुश ने 1998 में इस टीम को बेच दिया। इस डील में उन्हें करीब $14 मिलियन का फायदा हुआ। ये पैसा उन्होंने अपने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में लगाया। उन्होंने ये इलेक्शन अपने पिता की हार के कारण ही लड़ा था।
मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि उनके पिता को हार बिल क्लिंटन से मिली थी। अपनी पावरफुल पीपल स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए कई तरह की मुसीबतों का सामना बुश ने किया और फाइनली अमेरिका के प्रेसिडेंट के रूप में दुनिया के सामने आए। The peaceful transfer of authority is rare in history, yet common in our country. With a simple oath, we affirm old traditions and make new beginnings. As I begin, I thank President Clinton for his service to our nation. 9 महीनों के अंदर ही लोग इनकी लीडरशिप को मानने लगे थे। बुश के टाइम पर अमेरिका पर कई तरह की मुसीबतें भी आईं। आपको 9/11 की घटना तो शायद याद ही होगी। उस टाइम पर आतंकवादियों ने 4 यूएस जेटलाइनर्स को हाईजैक किया, 2 प्लेन क्रैश हुए और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हुआ। जिसमें हजारों लोगों की मौत हुई। इन सब के बाद बुश प्रशासन ने बहुत ही समझदारी से हालातों का सामना किया और पहली बार वॉर ऑन टेररिज्म को अनाउंस किया। Ladies and gentlemen, this is a difficult moment for America. Today we've had a national tragedy. 2 airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. I have spoken to the Vice President, to the Governor of New York, to the Director of the FBI, and have ordered that the full resources of the federal government go to help the victims and their families, and to conduct a full-scale investigation to hunt down and to find those folks who committed this act. ये एक नया वॉर था जो बुश प्रेसिडेंसी के टाइम पर सामने आया था। इसके अलावा उन्होंने भारत के साथ भी कई इम्पोर्टेंट डील्स की, जिससे दोनों देशों को फायदा हुआ। आज वो अमेरिका के प्रेसिडेंट भले ही ना हो, पर एक पावरफुल और जिंदा दिल इंसान के रूप में वो हमेशा जाने जाते रहेंगे। जॉर्ज बुश के जन्मदिन पर बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड की पूरी टीम उन्हें बधाइयाँ देती है। बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड सुन रहे हैं आप बबीता के साथ, और अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपने इस प्रोग्राम में और बताते हैं आपको कि आज ही के दिन जन्म हुआ है भारत के एक जाने माने मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, प्लेबैक सिंगर, कंपोजर और एक्टर का, जिन्हें देश के तीनों हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स के अलावा कई इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड्स भी दिए जा चुके हैं। ये सभी अवार्ड्स इन्हें भारतीय कला को बढ़ावा देने के लिए ही दिए गए हैं। कला के इस जादूगर का जन्म 6 जुलाई 1930 में एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। इन्हें पूरी दुनिया बालामुरली कृष्णा के नाम से जानती है, जबकि इनका पूरा नाम मंगलम पल्ली बालामुरली कृष्णा है। दोस्तों, इनके माता पिता संगीत की दुनिया से जुड़े हुए थे, लेकिन छोटी ही उम्र में उनकी माँ की मौत हो गई और इन्हें पिता ने ही पाल पोस कर बड़ा किया। घर में संगीत का माहौल तो था ही, इसीलिए बाला भी बचपन से इस ओर झुकने लगे। म्यूजिक उनमें नेचुरल था। श्री पारुपल्ली रामकृष्ण नैया की देखरेख में बाला ने कर्नाटक संगीत की शिक्षा ली और 8 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने अपना पहला कॉन्सर्ट किया। विजयवाड़ा में हुए बालामुरली कृष्णा का पहला कॉन्सर्ट देखकर ही एक संगीतकार ने इन्हें बाला की उपाधि दे दी थी, जिसे उन्होंने अपने नाम में शामिल कर लिया। इस तरह बालामुरली कृष्णा का म्यूजिक करियर काफी छोटी उम्र में ही शुरू हो गया था। 15 साल की छोटी सी उम्र में ही बाला संगीत के रागों के मास्टर हो चुके थे। 1952 में उनकी कंपोज की जनक राग मंजरी पब्लिश हुई। इसे संगीत रिकॉर्डिंग कंपनी ने रागंगा रावेली नाम से रिकॉर्ड किया और इसके 9 वॉल्यूम्स निकाले। बहुत जल्द बालामुरली कृष्णा ने कंजीर, मृदंगम और वायलिन बजाना भी सीख लिया। वायलिन में बालामुरली ने कई मशहूर संगीतकारों को कंपनी दी, तो देश विदेश में बहुत से कॉन्सर्ट भी किए। उन्होंने मशहूर संगीतकार पंडित भीमसेन जोशी के साथ भी काम किया
और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया व किशोरी ओमोनकर जैसे दूसरे संगीतकारों के साथ मिलकर बेहतरीन जुगलबंदी भी की और फिर रविंद्रनाथ टैगोर की अवार्ड विनिंग पोएट्री को कंपोज करने के लिए बालामुरली कृष्णा को ब्रिटिश अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। क्योंकि बालामुरली कृष्णा को कई भाषाओं पर अच्छी खासी जानकारी भी थी, इसीलिए उन्हें रविंद्रनाथ टैगोर की बांग्ला में लिखी कविताओं को रिकॉर्ड करने के लिए भी इनवाइट किया गया। बालामुरली कृष्णा ने अपनी लाइफ में म्यूजिक के साथ कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए हैं, जिस वजह से उनकी बादशाहत इस इंडस्ट्री में आज तक कायम है। बाला ने 1967 में पहली बार भक्त प्रहलाद से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। इस फिल्म में इन्होंने नारद मुनि की भूमिका निभाई थी। बालामुरली कृष्णा ने अब तक के अपने करियर में कई रागों और तालों को विकसित किया है। संगीत की दुनिया के इस असली फनकार को बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड की पूरी टीम आज उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देती है। फ्रेंड्स, अब जरा अपने दिल को थाम के बैठिए, क्योंकि अब मैं आपको बहुत ही खास पर्सनैलिटी के बारे में बताने जा रही हूँ। हमारी ये पर्सनैलिटी हॉलीवुड के जाने माने एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रीन प्ले राइटर हैं। फ्रेंड्स, इनकी जितनी भी तारीफ करें उतनी ही कम होगी। 1970 से 1990 तक इन्हें एक्शन हीरो के आइकन के रूप में देखा जाता था। इनका नाम है सिल्वेस्टर स्टैलोन, जिन्हें अकेडमी अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया जा चुका है। इनकी 2 फिल्मों के किरदार आज भी अमेरिकन कल्चर में जाने जाते हैं। पहली फिल्म एक बॉक्सर रॉकी पर बेस्ड है और दूसरी एक बहादुर सैनिक जॉन रैम्बो पर। It's over. Nothing is over. Nothing. You just don't turn it off. It wasn't my war. You asked me, I didn't ask you. And I did what I had to do to win, but somebody wouldn't let us win. सिल्वेस्टर 30 सालों से भी ज्यादा टाइम तक हॉलीवुड की ए लिस्ट में शामिल रहे हैं। सिल्वेस्टर के जन्म के समय इनकी मां के साथ एक ट्रेजेडी हुई, जिस कारण डॉक्टरों को डिलीवरी के टाइम 4 कैप्स का इस्तेमाल करना पड़ा। इस औजार का असर सिल्वेस्टर के चेहरे पर पड़ा, जिस कारण इनकी आवाज थोड़ी सी अजीब हो गई और इनका लोअर लिप भी पैरालाइज्ड हो गया। स्कूलिंग और कॉलेज के बाद सिल्वेस्टर ने अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्विट्जरलैंड में ड्रामा सीखना शुरू कर दिया। स्कूल प्रोडक्शन ड्रामा में सिल्वेस्टर की परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी। ड्रामा और एक्टिंग में अपनी पढ़ाई के लिए सिल्वेस्टर ने अब तक काफी स्ट्रगल किए थे, पर संघर्षों के बाद जब मंजिल मिलती है तो वो खुशी सबसे खास होती है। 1970 में सिल्वेस्टर को पार्टी एट किटी एंड स्टड्स में मेन रोल मिला, जिसके 2 दिन के काम के लिए उन्हें $200 मिले थे। इस फिल्म के बाद सिल्वेस्टर को एक बार फिर से संघर्ष करना पड़ा और फिर 1974 में उन्हें द लॉर्ड्स फ्लैटबुश में ब्रेक मिला। पर सिल्वेस्टर सिर्फ एक्टर ही नहीं बल्कि एक स्क्रीन प्ले राइटर भी बनना चाहते थे। इन्होंने हैवी वेट को चैलेंज करते हुए मिलियन टू वन अपॉर्चुनिटी नाम की एक फिल्म लिखी। इसके बाद 1976 में सिल्वेस्टर की रॉकी फिल्म 10 कैटेगरीज में अकेडमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई। इस फिल्म को बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला। I'd like to thank John Avildsen for his sensitive direction, Gene Kirkwood for his imagination and energy, and finally the Academy, who has permitted Rocky, a 1,000,000-to-1 underdog, go the distance tonight. Thank you very much. दोस्तों, सिल्वेस्टर ने दर्शकों को कॉमेडी, ड्रामा हर रूप में एंटरटेन करने की कोशिश की, पर असली सक्सेस इन्हें एक्शन हीरो के रूप में ही मिली। फिल्मों की दुनिया से अलग हटकर अगर मैं बात करूं तो आपको ये बताऊंगी कि खाली वक्त में सिल्वेस्टर पेंटिंग करना पसंद करते थे। कई बार अपने रोल्स को लेकर इन्हें फिजिकल इंजरीज भी हुई,
दी एक्सपेंडेबल्स की शूटिंग में सिल्वेस्टर की गर्दन की हड्डी ही टूट गई और इसी वजह से इनकी गर्दन में मेटल प्लेट डालनी पड़ी। आज भी जुनून और जोश से भरे इस शख्स को हॉलीवुड का हर एक्शन हीरो अपना गुरु मानता है। तो बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड की पूरी टीम की तरफ से आज इस एक्शन हीरो को उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, अब हम आज के इस प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। तो दोस्तों, तब तक रखिए अपना ख्याल और कल फिर कीजिए हमारे आने का इंतजार। बाय बाय। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,